शुरू करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर एनसीईआरटी का जो है ये लास्ट चैप्टर है वॉल्यूम 1 का, ठीक है ना। तो उसमें हमने कल बताया था प्लैनेट क्या है। प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज which revolve around any star and do not intersect the orbit of other planet. They have a sufficient gravitational force. This is the new definition according to 2006. उसके पहले क्या था कि ये डेफिनेशन थी कि प्लैनेट्स जो है जो केवल स्टार के अबाउट घूमते रहते हैं उनको प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए जिनमें ये निकल करके आया कि प्लूटो जैसे और कई सारे प्लैनेट हैं ब्लैक बेल्ट में, तो या तो उनको आप प्लैनेट मानो या तो उसको छोड़ दो। तो जा करके ये होगा कि नहीं ठीक कोई बात नहीं, हम उसको ही प्लैनेट एज्यूम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप छोड़ दो, क्योंकि यूं भी 2013 से कई सारे और प्लैनेट्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो मिला जुला करके प्लूटो को बाहर कर दिया गया 2008 में है। लेकिन अभी नई रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर कह रहे हैं प्लूटो को हम प्लैनेट मान सकते हैं। पहले 8 था, 9 भी होने वाला है, ये हो गया प्लैनेट। तो प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड केपलर ने कुछ लॉज दिए थे। वो जो लॉज थे आपके जो लॉज थे 3 थे। लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, law of area and law of time period. That these 3 laws, first was law of planetary motion, law of area लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये 3 लॉज थे विजिबल टू यू। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये जो पहला लॉ है ये बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। All the planets are revolving in the elliptical orbit, और वहाँ पर रिवॉल्व करने के साथ साथ जो है सन किसी एक फोकस पर होता है, किसी एक फोकस पर होगा। ये है पहला डायग्राम। फिर इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये आपका हो गया एलिप्स और यहाँ पर सन होगा, ठीक क्या होगा, सन होगा। और ये जो है एक प्लैनेट है, ये सन है, ये इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सन विल बी सिचुएटेड एट द ईदर फोकस, या इधर या इधर, ठीक है, कहीं भी इधर फोकस भी होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका सन, ये होगा ऑर्बिटल, यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। दैट इज द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये पहला था। इसके बाद दूसरा लॉ है सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है? एरियल स्पीड ऑफ ऑल प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल स्पीड ऑफ ऑल प्लैनेट इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर हो जाएगा एरियल
speed of all planet is constant. A की स्पीड कांस्टेंट होगी dA/dt is equal to remains constant. दिस इज एरियल स्पीड। अगर इसको हम प्रूव करना चाहते हैं, जैसे एरिया अगर निकालेंगे, मान लो ये आपका एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है इस तरीके से, इसके सन पर, इसके फोकस पर सन यहाँ पे सिचुएटेड है, और ये आपका हो गया एक यहाँ पर P Q, और ये इधर बना दिया मैंने इस तरीके से A B, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर A B D Q हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, द क्लास इज गोइंग ऑन। यहाँ पर ये एरिया होगा, ठीक है ना। क्या होगा ये आपका एरिया होगा, और दूसरा यहाँ पर एरिया होगा ये, ठीक। तो प्लैनेट का जो एरियल स्पीड है जो कांस्टेंट है, मतलब रेट चेंज ऑफ एरिया, इज कॉल्ड प्लैनेट्स स्पीड dA/dt, ये रिलेशन चेंज है ना। इसको लिखा जाता है और भी यहाँ पर dA/dt is equal to J/2m, ये होता है J/2m, जहाँ पर जो J है वो एंगुलर मोमेंटम है और मास कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनका ऑर्बिट चेंज नहीं होता है, क्योंकि हर एक प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। हर एक प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है ना। गिव J ऑलरेडी, मास इज द कांस्टेंट, dA/dt is the constant, so angular momentum remains unchanged, so the orbits of the any planet not even change। तो कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट घूमते हुए ना तो वो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, वो तो फिक्स रहेगा, एकदम घूमता रहेगा, मतलब जितने भी लेवल पर होगा ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा पूरा, ठीक है। ये तुम्हारा dA/dt J/2m है। इसको प्रूफ करना है तो मान लो कि ये यहाँ से आपका हो गया, ये R है, ठीक है, और ये हो गया आपका डेल्टा S, ये आपका R है, ये डेल्टा S है, ठीक। तो अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर करें, जब हम अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर करेंगे तो ये होगा एक ट्राइंगल लगा, ट्राइंगल, ठीक है। क्या लगा है, ट्राइंगल। इसका जब एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना, डेल्टा A क्या है, एरिया, ठीक है ना। 1/2 बेस को हो गया R इंटू डेल्टा S हो गया, क्या हो गया, डेल्टा S, दिख रहा है। dA = 1/2 R इंटू डेल्टा S हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एरिया निकाल लिया हमने, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करो। जिसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा A/डेल्टा t = 1/2 R इंटू डेल्टा S/डेल्टा t हो जाएगा। ठीक, अब if we taking the limit, what if delta t tends to 0, then limit delta t tends to 0,
डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 1/2 r क्रॉस डेल्टा s अपॉन डेल्टा t हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू 1/2 r क्रॉस ds अपॉन dt, ds अपॉन dt हो जाएगा। अब ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। ये जो है हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू 1/2 r क्रॉस v, r क्रॉस v हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, यहीं पर ये यहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो ये जो है आपका dA अपॉन dt 1/2 m 1/2 r क्रॉस mb अपॉन m कर दिया। dA अपॉन dt इक्वल टू 1/2 r क्रॉस b अपॉन m, r क्रॉस b अपॉन m। r क्रॉस b क्या होता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है ना। सिंस r cross b is called moment of linear momentum, ठीक है, and it is called angular momentum. It is called angular momentum. Therefore, this is the in coverage area. यहाँ लिख रहा हूँ क्या है, यहाँ पर क्या होगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू j अपॉन 2m, j अपॉन 2m। अब यहाँ पर जो है चूंकि प्लैनेट जो प्लैनेट है वो घूम रहा है, जब प्लैनेट घूम रहा है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो कहने का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और द टॉर्क, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग व्हेन द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, जब वो प्लैनेट के अबाउट घूम रही हैं तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक। और मास ऑफ प्लैनेट ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो j अपॉन 2m कंसीडर कांस्टेंट, ठीक है। सिंस j बाई 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट, then implies dA upon dt is equal to constant, ठीक है ना। dA upon dt equal to constant, therefore aerial velocity of any planet is constant। कैलकुलस का सेकंड लॉ है, so aerial velocity of any planet is constant, ठीक। ये कैलकुलस का सेकंड लॉ है, क्या ये कैलकुलस का सेकंड लॉ, ठीक है ना। समझ आ गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वी हैव डिस्कस द सेकंड लॉ, ठीक है ना। सेकंड लॉ इज दैट कि एरियल स्पीड इज कांस्टेंट, एरियल स्पीड इज कांस्टेंट, इट्स मीन dA upon dt
dA upon dt is equal to J upon qm. Is a constant. It means if any planet is revolving on elliptical orbit, sun is at the focus, sweep the area dq a means planet sweeps equal area in equal interval of time. ये एरिया है आपका स्वीप किया गया. बताइए if time is equal then area of PQS is equal to area of SAB. मतलब एरिया इक्वल होगा. दोनों एरिया इक्वल होंगे. ये है कैलकुलस का सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट. मतलब यहाँ से हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे. न्यूमेरिकल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो कहने का मतलब है कि ये एस पी क्यू और एस सब जब एरिया इक्वल होंगे. तो थर्ड लॉ है वो ये है कि square of time period directly proportional to the cube of the radius of the orbit. It plus the third law. Plus third law. Square of time period is directly proportional to the cube of the radius. Clear? अब यहाँ पर t स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब ये आपका लिखा जा सकता है. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ टाइम पीरियड. लॉ ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है. लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है. ये कैपलर के 3 लॉज हैं और कैपलर के इन 3 लॉज से न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया. ठीक. क्लियर. नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Newton's law of gravitation. न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि देखा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अबाउट एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से उनका ऑलमोस्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है और सर्कुलर ऑर्बिट होने की वजह से जो है उन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो दिया जाएगा वो F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. ठीक. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. अब इफ वी कंसीडर एट दिस लेवल ऑलमोस्ट मीन रेडियस r, then linear velocity v is equal to 2 pi r upon t. This is the formula for the linear velocity. T is the time period, r is the radius. Here we kept m 2 pi r 4 square upon r t square. Putting the value of v, m equal to 4 pi square m r square r into t square. ठीक है. तो यहाँ पर ये r से r कैसे होगा. m इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m
स्क्वायर। ठीक, सिंस टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब बाई कैलस हर लो, देन f is equal to 4 pi square m r upon t square k r cube r से कटा f equal to 4 pi square m upon r square। ठीक, f is equal to 4 pi square upon k m upon r। ठीक, अगर हम 4 pi upon k, 4 pi square upon k को कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट लेने के बाद ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल m f प्रोपोर्शनल 1 upon r स्क्वायर। ठीक है ना। न्यूटन ने यहाँ से एक इन्फ्रेंस निकाला, उन्होंने निकाला कि अगर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसी भी सन के अबाउट एक ऑर्बिट में, तो वहाँ पर उनके बीच में जो फोर्स लगेगा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो मीन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर, तो न्यूटन ने यहाँ से एक लॉ दे दिया, उस लॉ को कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F प्रोपोर्शनल m F इनवर्सली 1 अपॉन r स्क्वायर। तो इन दोनों से उन्होंने एक अपना इन्फ्रेंस दिया, कहा कि अगर टू बॉडीज, ठीक है, इट आर टू बॉडीज, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, because gravitational force is always attractive, force of attraction will be directly proportional to the product of masses and will be inversely proportional to the square of distance. When we mix it, we get F proportional m1 m2 upon r square. Then after we just put it F equal to capital G m1 m2 upon r square, where capital G is called universal gravitational constant। ठीक है ना। वैल्यू गिवन कैपिटल G is equal to 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो कैपिटल G, ठीक, कैपिटल G की वैल्यू को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका जो तुम्हारी किताब में दिया है कैवेंडिश मेथड है। इसके बाद बॉयज मेथड भी है, इसके बाद हाथ के हेयर्स मेथड भी है। 3 मेथड्स हैं, लेकिन हमारी किताब में दिया है वो क्लास 12 में कैवेंडिश मेथड ही दिया है। ठीक है, कैवेंडिश मेथड, ठीक है ना। कैवेंडिश मेथड इज गिवन और एंड आफ्टर दिस Boyle's method, Cavendish method and Hayes method are given, but there is no need to calculate the experimental value of this। हमें gravitational constant की practical value निकालने की कोई मतलब नहीं है। लैब का है, लैब में का है। ये हो गया कैपिटल यूनिवर्सल, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जगह इसकी वैल्यू वही आती है। ठीक, तो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे तो कैपिटल G की डायमेंशन
dimension of f, dimension of r square, dimension of m1 and m2. Then we calculate mlt minus 2 L22 upon M22. Then dimension of capital G will be equal to M minus 1 L23 T minus the dimension of universal gravitational constant. Okay. This is the, and if you want to write this in the vector form. In vector form, f is equal to capital G m1 m2 upon r square r cap. The vector form. Law of gravitation is always attractive. Features of the law of gravitation: long range, minus infinity to plus infinity. Weakest force of the nature, because of value is very less. 6.67 Newton per minus 11 Newton meter square per किलोग्राम स्क्वायर. वैल्यू इज वेरी स्मॉल अमाउंट. इसलिए यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स जो है वो होता है आपका ग्रेविटेशन. ठीक. लॉन्ग रेंज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ग्रेविटेशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटेड ड्यू टू ग्रेविटॉन पार्टिकल. एक पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन. ग्रेविटॉन पार्टिकल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है. ग्रेविटॉन पार्टिकल जो है ये आपका बोसॉन की कैटेगरी में आता है, जिसकी स्पिन जो है वो होती है 2. ठीक है ना. इसके आगे नहीं. इस तरीके से ये आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वेक्टर फॉर्म भी है. हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला वेक्टर लिख दिया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में डेराइव कर सकते. ठीक. लॉन्ग रेंज, long range force, weakest force, always attractive. ठीक. This is applicable on the symmetrical body only. The body is not symmetrical, then we cannot apply, because it's spherical always, and there is some logics why we choose the symmetrical body. We will discuss later.